ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म है जो पहले कुछ सालों से काम कर रही है, अचानक से उन्होंने एक पार्टनर को एडमिट कर लिया एडमिट। अब यार वो पार्टनर बस पैसा ही लेकर आ रहा है, कैपिटल लगा रहा है, और कैपिटल के बदले प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेकर जा रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज एफर्ट्स जो पार्टनरशिप फर्म में बाकी के दो पार्टनर ने इतने सालों लगाया? वो तो सिर्फ कैपिटल लगाकर साइड हो जा रहा है प्रॉफिट लेकर। ऐसा नहीं चलेगा ना, फेयर नहीं है ना। तो उस एडमिशन के टाइम पे उस बंदे को बोलते हैं, उस पार्टनर को बोलते हैं कि ब्रो, तू कैपिटल तो लेकर आ रहा है ना, कैपिटल के साथ तू एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेकर आएगा। उसने पूछा क्या लेकर आऊंगा मैं एक्स्ट्रा अमाउंट? उसने कहा एक्स्ट्रा अमाउंट को लेकर आएगा गुडविल का, जो हमने इतने सालों काम करा ना, खून पसीना एक करा ना, कस्टमर जोड़े ना हमने, लेवल सबके निकाले ना हमने, तो तेरा भी लेवल निकलेगा ब्रो। बट कैपिटल के साथ गुडविल भी लाना पड़ेगा ब्रो। समझे ना बात ये? तो वहां के लिए जो गुडविल वैल्यू की जाती है ना, अब कितना मांगे यार उससे गुडविल। अब वैल्यूएशन करनी तो आनी चाहिए ना, कि गुडविल अगर मांगा जाए, उससे अमाउंट अगर मांगा जाए, तो कितना मांगे, पैसा कितना मांगे हम। तो उसके लिए ये चैप्टर बना है, चैप्टर विच इज कॉल्ड गुडविल। और गुडविल में हमने कल डिस्कस करा था पहला कॉन्सेप्ट, विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था? एवरेज मेथड प्रॉफिट लिखते हुए क्या लिख रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एक चीज इसमें समझना, पूरे चैप्टर में ना, जितने भी हम मेथड की बात करेंगे, पूरा चैप्टर, पहली बात तो पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, एक एक मेथड में फॉर्मूला है। ऐसे इसमें कुछ लॉजिकल चीज नहीं है समझने वाली, फॉर्मूले वाली चीजें। बट स्टिल मेरा तरीका थोड़ा पढ़ाने का लॉजिकल वाला रहता है, कि अगर ये मेथड है तो क्यों है, दूसरा है तो क्यों है, ऐसे। लेकिन एक चीज इसमें नोटिस करना, तीन मेथड रहेंगे हमारे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और एक रहता है हमारा कैपिटलाइजेशन। उसमें भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं। अब ये तीनों मेथड में प्रॉफिट कॉमन डिनोमिनेटर है ना, बिकॉज ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जो आप अपने गुडविल की बात कर रहे हो ना, गुडविल की, रेपुटेशन की, अल्टीमेटली किसका औधा ज्यादा बड़ा, किसका औधा ज्यादा छोटा, ये तो सोसाइटी में भी देखा जाता है ना। आपके अर्निंग लेवल को देखकर जज करते हैं ना लोग। ये ना अच्छा पैसा कमाते हैं तो इसकी ज्यादा इज्जत करेंगे हम, ये कम पैसा कमाता है ना ब्रो, इसकी कम इज्जत करेंगे। अरे ये तो नल्ला है यार, इसको तो इज्जत ही नहीं करेंगे, बेरोजगार है ना वो, उसकी इज्जत नहीं करेंगे। सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए ना ऐसे, ये तो बेरोजगार, इसकी इज्जत नहीं करेंगे, ये ज्यादा कमा रहे इसकी ज्यादा इज्जत करेंगे, इसके घर में बड़ी गाड़ी है इसकी ज्यादा इज्जत होगी सोसाइटी में, छोटी गाड़ी वाले की कम इज्जत रहेगी। ऐसे नॉर्म्स बने हुए हैं ना। तो गुडविल भी उस नॉर्म्स पे बना हुआ है ना सोसाइटी के। तो गुडविल भी यही कहता है कि भाई, अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो ना, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी कि आपकी गुडविल ज्यादा है, लोग बाग, कस्टमर लोग आपके पास आकर सामान ज्यादा लेते हैं, आपका प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से आपकी सेल ज्यादा हो रही है। आपकी सेल ज्यादा हो रही है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये सारा चीज ना कनेक्टेड है, इट इज ऑल कनेक्टेड टुवर्ड्स योर अर्निंग। समझे ना बात ये? तो ये सोसाइटी के नॉर्म्स से ही बनाया है फॉर्मूला। जिसका अर्निंग लेवल ज्यादा रहेगा उसकी गुडविल भी ज्यादा रहेगी, उसका रुतबा भी ज्यादा रहेगा। जिसका अर्निंग लेवल बहुत कम रहेगा उसकी गुडविल भी कम रहेगी। समझे ना बात ये? इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम बार बार प्रॉफिट 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 की बात करेंगे। और कल हमने क्या डिस्कस करा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो टाइप के प्रॉफिट आते हैं। मतलब दो टाइप के एवरेज होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, और एक होता है वेटेड एवरेज। यहाँ पे वेट का मतलब मैंने कल क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी। क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? सिंपल एवरेज है, 4 साल के प्रॉफिट की बात करें तो 4 साल का प्रॉफिट का टोटल करो, 4 से डिवाइड करो। यहाँ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में रहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मतलब कौन से ईयर के प्रॉफिट के कमाने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन से ईयर के प्रॉफिट के कमाने के चांसेस कम हैं। आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना, बड़ा सिंपल था। देखो, ओवरऑल जो फॉर्मूला रहेगा हमारा, वो रहेगा जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आने वाला है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से करेंगे मल्टीप्लाई।
जो भी हम एवरेज प्रॉफिट कमाएंगे हर साल, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इस पे वापस आएंगे, पहले बताओ व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? क्या बताया था मैंने कल? व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? लाइफ। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना, ये लाइफ है। लाइफ ऑफ व्हाट? आपकी गुडविल की। मतलब देखो, हर कोई ना बिजनेस करने के लिए एफर्ट लगाता रहता है ना। रेपुटेशन ऐसे थोड़े बनती है। आप हर बार अपने बिजनेस को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए बार बार एफर्ट लगाते रहते हो, लगाते रहते हो, लगाते रहते हो। उससे आपका नाम बनता है, गुडविल बनता है। लेकिन सोचो ना, आपने एफर्ट लगाना ही बंद कर दिया। आप बस अपने नाम के दम पे बिजनेस कर रहे हो, गुडविल के दम पे बिजनेस कर रहे हो। तो आप इतना एफर्ट नहीं लगा रहे। अब आपका कॉम्पिटिटर एफर्ट लगा रहा है। आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट वाले कॉम्पिटिटर है ना, वो ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब आपके जो कॉम्पिटिटर है वो आपको छोड़कर पीछे आगे निकल जाएंगे। समझे ना बात ये? अगर आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, बिना एफर्ट लगाए आप कितने ईयर तक सस्टेन हो सकते हो? कितने ईयर तक अपने गुडविल के दम पे सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हो? ये नंबर ऑफ ईयर परचेज ना वो रिप्रेजेंट करता है। मान लो फॉर एग्जांपल, ऑन एन एवरेज इफ आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज, हाउ मच? 10 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। कि हर साल कम से कम एवरेज के हिसाब से मैं 10 लाख रुपए कमा ही लेता हूँ। अब अगर मैं कोई एफर्ट नहीं लगाता ना, तो मैं ये 10 लाख रुपए, मैंने अंदाजा लगाया, ये 10 लाख रुपए में मैक्सिमम 3 साल तक कमा सकता हूँ। कितने साल तक? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? माय गुडविल। कि बिना कोई एफर्ट लगाए एक एस्टिमेशन ले रहा हूँ कि मैं 3 साल तक तो सस्टेन कर ही सकता हूँ ना सेम लेवल ऑफ अर्निंग पे। तो मेरी गुडविल कितनी बनेगी? 30 लाख। समझे ना बात ये? सारा खेल किस चीज का है? ये तो देखो हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है। ये जो लाइफ रहती है ना, लाइफ, ये हमेशा क्वेश्चन में क्या रहती है बेटा? ये सोचने वाली बात इसमें है ही नहीं। सारी बात सोचने वाली, कैलकुलेशन करने वाली कौन सी रहती है? एवरेज प्रॉफिट की। अब उसी के लिए यहाँ पे दो मेथड है। एक सिंपल एवरेज रहता है और एक आपका वेटेड एवरेज रहता है। सिंपल एवरेज में हम क्या करते हैं? हम टोटल पाप लेते हैं। पाप, पाप का मतलब मैंने कल बताया था, व्हाट इज पाप? और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज में पता है क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट से। अब कोई पूछे ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है, तो आप बताना प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है। आप बताना जो भी पाप है ना, पाप, जिस भी ईयर का पाप है, उसमें उसके वेट से, जो भी उसका वेट असाइंड है, वेट असाइंड है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज वेट? वेट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या होता है वेट? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जैसे अभी अभी आपने बिजनेस चालू करा, एकदम से गुडविल थोड़े बनती है। अभी अभी चालू करा, अभी आपने 1 लाख रुपए कमाए, नेक्स्ट ईयर आया 3 लाख कमाए, नेक्स्ट ईयर आया 5 लाख कमाए, नेक्स्ट ईयर आया 10 लाख कमाए। 4 साल तक चलाया बिजनेस। 4 साल में धीरे धीरे प्रॉफिट को ग्रो करा। 5वें साल की अगर हम बात करें, 5वें साल आप एक्सपेक्ट करना, 5वें साल अभी मैंने कमाया नहीं, अभी मैं एस्टिमेट निकालूंगा। 5वें साल मेरा प्रॉफिट कमाने की क्षमता, अर्निंग किसके आसपास रहेगी? जो चौथे साल 10 लाख कमाया उसके आसपास, या जो फर्स्ट ईयर 1 लाख कमाया था उसके आसपास। किसके चांस ज्यादा है आने के? 10 लाख के लगभग या 1 लाख के लगभग कमाने के चांस किसके ज्यादा है? लेटेस्ट वाला ईयर ना भाई। क्योंकि धीरे धीरे मैंने अपनी रेपुटेशन बनाई है ना, गुडविल बनाई है ना। मैं 10 लाख तो कम से कम कमा ही लूंगा, बल्कि ज्यादा ही कमा लूंगा, लेकिन कम से कम तो इतना कमा ही लूंगा ना। तो 10 लाख मेरा क्या है? वो मेरी प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा हाई है। जो फर्स्ट ईयर सबसे पहले कमाया था उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे लो है। यहाँ पे उनका, आप हर एक ईयर के प्रॉफिट पे, हर एक ईयर के पाप पे, बल्कि प्रॉफिट भी नहीं बोलूंगा, पाप पे, हर एक ईयर के पाप पे आप उनका वेट असाइन करोगे। क्या असाइन करोगे?
एंड व्हाट इज वेट? वेट इज देयर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसके आउटकम आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हाई रहते हैं। समझे ना बात? ये क्लियर है ये? ठीक है ना? अब सुनो बात, यहाँ दोनों ही कंडीशन में बार बार पाप की बात हो रही है। व्हाट इज पाप? पाप की फुल फॉर्म क्या है? पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट। मैंने एडजस्टेड पे ज्यादा फोकस करा इसलिए कैप्स लॉक में लिखा है पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट। ये व्हाई एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रॉफिट? व्हाई? क्यों? बिकॉज सुनो, मेरे को एक ऐसा प्रॉफिट चाहिए ना जो मैंने अपनी गुडविल के दम पे कमाया है। मेरे को एक ऐसा प्रॉफिट चाहिए ना जो मेरे फ्यूचर ईयर्स के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो पास्ट है प्रॉफिट। मैं एक ऐसा प्रॉफिट निकालना चाहता हूं जो मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेड, इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, फ्यूचर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये भी बोल सकते हैं बेटा, एफईपी, ये भी कह सकते हैं, जो मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। कि अगर अभी मैं कंपनी में ताला लगा दूं, किसी और को हवाले कर दूं, तो वो मेरी कंपनी के नाम पर बिना कोई एफर्ट लगाए कितना कमा सकता है फ्यूचर में। दैट इज अवर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो बेटा इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो व्हाई इज दिस? बिकॉज हमारे को वो प्रॉफिट चाहिए जो हमने गुडविल से कमाया, इसीलिए जो जो एलिमेंट जिसकी वजह से गुडविल में फर्क नहीं पड़ता, आपको उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट, हटाना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। हमारा एक बिजनेस है, बहुत पैसे छाप रहे हैं भाई, बहुत मुनाफा हो रहा है। तो ज्यादा मुनाफा रहता है तो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो आपने क्या करा? वो जो इकट्ठा पैसा था ना, आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, किराए पे चढ़ा दी, कुछ बैंक में एफडी बना दी है, इंटरेस्ट आ रहा है वहां से, कुछ शेयर मार्केट में लगा दिया, डिविडेंड आ रहा है वहां से। मतलब आपने बिजनेस में तो नहीं लगाया ना, अदर जगह पे लगाया ना, प्रॉपर्टी में लगाया तो क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। मेरे को बताओ, क्या रेंट तुम्हारे बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम है क्या? नहीं। क्या रेंट आपने अपने गुडविल के दम पे कमाया क्या? नहीं। तो वो जो रेंट है, रेंटल इनकम है, वो आपके बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, बिजनेस के प्रॉफिट में जुड़नी चाहिए क्या? तो अगर जुड़ी हुई है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दो। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमिताभ बच्चन ने अपना फ्लैट कीर्ति सेनन को किराए पे दिया हुआ है। महीने का कितना रुपए मांगता है वो? कुछ महीने का मैंने देखा, महीने का वो उससे पता है कितना किराया मांग रहा है? 20 लाख रुपए रेंट महीने का। साल का 2 करोड़ 40 लाख रुपए कीर्ति सेनन से। सोचो यार। तो अमिताभ बच्चन कह रहा है ये ना फ्लैट जो है ये मेरे नाम का है, तो मेरा गुडविल है, मेरा रुतबा है। ये कीर्ति सेनन जो है ना, मेरे जैसे लंबी दिखने वाली लड़की जो है ना, वो मेरे फ्लैट पे रहती है। लोगों ने ऐसा टिकट छाप दिया। अरे 20 लाख रुपए इसलिए मांग रहा है क्योंकि जिस सोसाइटी में फ्लैट बना हुआ है ना, वो अपने नाम पे नहीं मांग रहा, अपने गुडविल के दम पे नहीं मांग रहा। वो फ्लैट नहीं, वो पेंट हाउस है भाई, स्विमिंग पूल भी अंदर, बहुत बड़ा एरिया है उसका। एक तरीके से बंगलो कह सकते हैं, बंगलो फ्लैट के रूप में, समझे ना? उसके भी सेक्शन है, एक ये 2 फ्लोर है उसके जहाँ पे वो रहती है, नीचे वाला फ्लोर भी उसका, ऊपर वाला फ्लोर भी उसका। 20 लाख रुपए किराया है भाई। और मुंबई में तो तुम्हें पता है ना, ऐसे ऐसे घर रहते हैं, 20,000 25,000 30,000। कितना घर? ये बस ये, इसी में तुम नहाओ, इसी में तुम खाना बनाओ, इसी में तुम रहो सो। ये इतना छोटा सा एरिया। कितना किराया है जी इसका? 35,000 रुपए, क्योंकि आगे वो सी फेसिंग है ना, दूर जाकर वो सी दिखता है ना आपको। शाहरुख खान का घर भी दिखेगा थोड़ा सा। ये कितना किराया? 35,000। इतना महंगा सोचो। तो उससे तो वो फिर भी 20 लाख रुपए दे रहा है पेंट हाउस के। तो वो रेंट मांग रहा है, अपने नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहा वहां पे वो, समझे ना? तो वो उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो उसकी रेंटल इनकम है भाई। तो उसके बिजनेस
बिजनेस की इनकम नहीं है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। डिविडेंड आ रहा है जी, शेयर में लगा है पैसा, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मेन इनकम है क्या आपकी, तो उसे भी क्या करोगे, हटाओ। अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे, तो वो भी आपकी मेन इनकम नहीं है, उसे भी क्या करना पड़ेगा, हटाओ। तो ऐसी काफी सारी चीजें रहती है बेटा, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट। मैंने कल इसका पूरा एक वो बनाया था चार्ट। अब जो कल नहीं आ पाए थे वो नोट्स में देखना। नोट्स है ना सबके पास, ये आज क्वेश्चन करने इसके। अगर नोट्स है ना आपके पास, बनाया इसमें ही नहीं बना, नहीं है इसमें, तो फिर तो बनाना पड़ेगा। मैंने इसमें डाल नहीं रखा, वो नोट्स के लिए रखा था मैंने। बस इसमें वो दे रखा है, स्टेप 1 एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए। तो देखो, मैं तुम्हारे लिए ना एडजस्टमेंट यहाँ लिख देता हूँ, जो लोग कल नहीं आए थे, जो लोग आए थे मेरे को थोड़ा याद दिलाना। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट रहेंगी ना, पता है क्या क्या रहेंगी, देखो बड़ा आसान है। जैसे आपके बिजनेस में आग लग गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, एक्सीडेंटल लॉसेस, ये लॉसेस की वजह से आपके बिजनेस की रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। जैसे अभी कुछ साल पहले कैप्टन्स में आग लगी, है ना, इधर मॉल में कैप्टन्स में आग लग गई थी। वो साइड में रखना, अभी एग्जांपल जाके पूछ रहे थे। लेकिन जब उसने वो सही करा, दोबारा से रेन्यू करा, लोग फिर जा रहे ना, ऐसे थोड़ा करे, नहीं यार, इनका तो जो तंदूरी चिकन है वो तो फेमस है ही, लेकिन आग भी तो लग सकती है, हम ना बन जाए तंदूरी, समझे ना। ऐसा तो डर थोड़े आ गया अंदर। अब और अच्छा उसने बना दिया भाई, तो उसके रेपुटेशन में फर्क नहीं पड़ा ना। तो अगर आपका कोई भी इस टाइप के लॉसेस को, पता है क्या कहते हैं हम, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉसेस। तो बेटा एबनॉर्मल लॉसेस अगर इसमें प्रॉफिट में माइनस हो रखा है, आपको एडजस्ट करने को बोला, तो क्या करोगे, प्लस करोगे, है ना, माइनस हो रखा है, वापस करने के लिए प्लस। और इसका अगर उल्टा हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ तो, एबनॉर्मल गेन हुआ तो माइनस। जैसे आग लग गई, इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट योर इनकम ना रेगुलर वाली, तो वो क्या हुआ आपका एबनॉर्मल गेन, उसे क्या करोगे, माइनस। एबनॉर्मल लॉस से एक और याद आया, जैसे अगर लॉस बाय, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, ये भी तो कभी कभार होता है ना, एबनॉर्मल लॉस है ना ये भी, इसको भी क्या करोगे, प्लस। अगर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है तो माइनस, समझे ना बात ये। चलो इनको मैं खैर फिलहाल अलग से लिख देता हूँ। इस टाइप के इनकम या लॉस को हम पता है क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या बोलेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, जैसे कि रेंट या डिविडेंड, या शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, इनकम अदर देन सेल्स। सेल के अलावा कुछ भी इनकम हो रही है ना, वो आपकी क्या है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग। भाई अपना बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिजनेस कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी इनकम कमा रहे हो, दैट इज नॉट योर रेगुलर इनकम, दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है ना, उसकी वजह से आपका गुडविल तो नहीं जनरेट हो रहा ना, इसलिए उसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अगर जुड़ा हुआ है क्या करोगे, ऑन द अदर हैंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आ गया, उसे क्या करोगे, प्लस। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर ऐसी चीजें हैं, इन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा, समझे ना बात ये। इसके बाद हमारा और क्या था, एरर्स। अच्छा हाँ, देखो, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है ना, अगर आपको भनक लग गई कि कोई ऐसा खर्चा होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ, पास्ट में नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर ईयर में हो सकता है, तो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, एंटिसिपेट नो गेन बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में कोई नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, पहले रिकॉर्ड करो। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस अगर है तो उसे हटाना पड़ेगा, तो उसे माइनस कर देना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारे एरर्स का रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।
या तो देखो ये प्लस होंगे या फिर ये क्या होंगे, माइनस। समझे ना बात ये। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखो, बहुत सारे एरर आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। यहाँ पे हम सिर्फ 2 एरर की बात करेंगे। आपके क्वेश्चन में, आपके सिलेबस में भी 2 एरर की बात की गई है। पता है कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो हाँ वही था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो ना सब लोग? क्या सब लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो, हाँ या ना? क्या होता है? फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसी खराब हो गया, एसी पे रिपेयर करवाया, तो वो क्या होगा? रेवेन्यू। गाड़ी खरीदी, गाड़ी, कार परचेज करी, सेकंड हैंड कार परचेज करी, कौन सा एक खर्चा है? कैपिटल। सेकंड हैंड कार परचेज करी, परचेज के टाइम पे ही रिपेयर का खर्चा कराया, कौन सा खर्चा है? कैपिटल। खरीदने के टाइम पे कुछ भी खर्चा कर रहे हो ना एसेट पे, वो कौन सा खर्चा है? कैपिटल। समझे ना? लेकिन अब गाड़ी खरीद ली, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भरवाया, कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। गाड़ी चलाते चलाते 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद दोबारा रिपेयर करवाया, कौन सा खर्चा है? समझे ना बात ये। खरीदने के टाइम पे कुछ खर्चा हो रहा तो कैपिटल, खरीदने के बाद चलाने के लिए, एसेट को रन करने पे खर्चा कर रहे हो तो रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ रहेगी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या ट्रीट कर दिया, ट्रीटेड एज रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो ये गलती हो सकती है भाई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या माना, रेवेन्यू। या फिर उल्टा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि रेवेन्यू को गलती से क्या ट्रीट कर दिया, कैपिटल। तो आपको ये गलती सही करनी पड़ेगी ना। सोचो ना, आपने एक पुरानी मशीन खरीदी, खरीदने के टाइम पे रिपेयर करवाया, रिपेयर कायदे से मान लो 5 लाख की मशीन है कितने की मशीन है? 1 लाख का रिपेयर का खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? तो आप जो बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे सोचना, मशीन लिखोगे तो वहां मशीन में 5 लाख प्लस 1 लाख का रिपेयर करके 6 लाख आना चाहिए ना आउटर कॉलम में। लेकिन आपने ना करा ही नहीं है। आपने आउटर कॉलम में पता कितना लिखा? 5 लाख लिखा। तो 1 लाख का क्या करा? 1 लाख रुपए को आपने पीएनएल बनाया, पीएनएल। पीएनएल के डेबिट साइड लिखा है रिपेयर के नाम से 1 लाख रुपए। इससे क्या हुआ? पीएनएल का डेबिट साइड बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ने की वजह से प्रॉफिट सही करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट को प्लस करेंगे। एक इफेक्ट ये हो गया ना वो तो करेंगे। देखो मशीन का प्रॉफिट से तो कोई लेना देना नहीं है ना। अभी प्रॉफिट पे फोकस रहेगा अपने से, इस पे रहेगा प्रॉफिट पे। तो आपने प्रॉफिट ज्यादा कम कर दिया ना, सही करने के लिए प्रॉफिट क्या करोगे? प्लस कर देना, प्लस। अब मेरा एक और सवाल, मशीन पे हर साल क्या लगता है? मान लो अगर इस पे इन्होंने 10% डेप लगाया, 10%, 5 लाख का कितना हुआ? 50। तो यहाँ पे इन्होंने डेप कितना लगाया होगा? 50,000। लेकिन अब आपने गलती सही करी ना, आपने 1 लाख रुपए फालतू दिखाया था, 1 लाख रुपए जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब क्या है? जो यहाँ डेबिट में 1 लाख दिखाया था आपने वो काट दिया, काट दिया और जैसे अकुल ने बोला कि भैया अगर यहाँ से काटेंगे तो मशीन की वैल्यू भी तो बढ़ाएंगे ना। अब मशीन की वैल्यू पहले कितनी थी? अब यहाँ पे रिपेयर दोबारा से ऐड करके अगर मैं 1 लाख कर दूं, अब मेरे मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब मेरा डेप इस पे लगेगा तो कितना लगेगा? 10%। लेकिन लगाया कितना यहाँ? अगर 50,000 डेबिट में लगाया यानी कि 10,000 कम लगाया। डेबिट अगर 10,000 से कम है तो प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा है। अब उसे भी सही करना पड़ेगा, प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? 10,000 से माइनस। यानी कि यहाँ अगर आपको और 10,000 जोड़ोगे तो इसकी वजह से प्रॉफिट आपका 10,000 से क्या होगा? कम। तो इसको, इसके लिए एक टर्म मैंने यूज करी थी कल, इस इफेक्ट के लिए मैंने एक टर्म यूज करी थी कि जब भी ऐसे एरर को डील करोगे ना, एक टर्म यूज करते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? बटरफ्लाई इफेक्ट। एक्चुअली व्हाट इज बटरफ्लाई इफेक्ट? देखो, एक साइंटिस्ट था, कॉमर्स में हम साइंस की बात करेंगे थोड़ी सी। एक साइंटिस्ट था, नाम मेरे को पता नहीं
कॉमर्स का होना मैं, बट हाँ उसकी एक थ्योरी पढ़ी थी। उस थ्योरी के अनुसार उसने एक बात बोली थी कि भाई आप जो भी कुछ करोगे ना, कुछ भी आप करते हो, आपके पास हमेशा चॉइस रहती है। अब आप उसमें से जो भी चुनते हो, उस चॉइस की वजह से आपका जीवन बदल जाता है। जैसे आपके 11th क्लास में चॉइस आई, कॉमर्स लें या साइंस, आपने कॉमर्स चूज करा तो आपकी जिंदगी बदल गई। कॉमर्स की चीजें पढ़ रहे हो तुम, अगर आप साइंस चूज करते तो बैठे होते कोटा क्लासेस वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट में, नस काटने का कोशिश कर रहे होते। क्या है ये, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही। पॉइंट समझ रहे हो ना? वहां तुम्हारी लाइफ कुछ अलग होता है, जीवन कुछ अलग होता है, सोच कुछ अलग होती, आगे जाकर करियर पाथ कुछ अलग रहता है ना, सब बदल जाता है ना। इसे कहते हैं पावर ऑफ चॉइस। यहाँ पे भी पावर ऑफ चॉइस का समझिए ना इफेक्ट। आपके सामने दो ऑप्शन थे भाई, आपने मशीन खरीदी सेकंड हैंड, उस पर रिपेयर का खर्चा करा भाई, अब रिपेयर का खर्चा चॉइस है, कायदे से इसमें ऐड करना चाहिए ब्रो, पर इसमें करानी, इसमें ना करने की वजह से देखो ना पूरी जिंदगी बदल गई, जिंदगी का अकाउंट बदल गया इसका। यहाँ ना करने की वजह से पीएनएल में ज्यादा बढ़ गया, पीएनएल में बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा, यहाँ खत्म नहीं हुई जिंदगी। दूसरा इफेक्ट, यहाँ पे मशीन की वैल्यू में जोड़ा नहीं तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं, अब लगाना पड़ेगा ना। तो दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन नहीं लगा अब लगाओ, तो आपने प्रॉफिट कम, प्रॉफिट उसकी वजह से आपने बढ़ा दिया था प्रॉफिट, अब उसकी वजह से कम करो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाकर। समझे ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, थोड़ा मैं इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट समझना कि एक गलती की वजह से दो गलतियां हो रही है भाई यहाँ पे। अगर आपने एसेट का खर्चा करा तो एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगता है, आपने डेप्रिसिएशन भी गलत लगा दिया, तो आपको ये दो चीजों का इम्पैक्ट समझना पड़ेगा, एक एक करके समझना। पहला क्या, प्रॉफिट कम हुआ गया ना, प्रॉफिट बढ़ा दो। दूसरा क्या, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, लगा दो, और डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये गलती, इज दैट क्लियर ना? तो इसको बोलते हैं हम क्या, बटरफ्लाई इफेक्ट। समझे ना, एक गलती की वजह से एक और गलती हो जाती है। ठीक है, सेकंड एक और इसमें मिस्टेक रहती है, वो रहता है स्टॉक का ओवर या अंडर वैल्यूएशन हो जाना। इसका भी बटरफ्लाई इफेक्ट होता है भाई, क्योंकि जब भी हम स्टॉक की बात करेंगे, इफ नथिंग वाज मेंशन्ड, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? अब बेटा अगर मान लो 2023-24 का क्लोजिंग स्टॉक आपने 50,000 से कम दिखा दिया, सोचना 2023-24 का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से अंडर वैल्यू कम दिखाया, बेटा क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में कौन से अकाउंट में शो करते हैं, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में किस साइड, क्रेडिट साइड। तो आपने क्रेडिट साइड 50,000 से कम दिखाई, और बेटा क्रेडिट साइड 50,000 से कम दिखाई तो प्रॉफिट 50,000 से कम हो गया। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करो। लेकिन मैंने बोला ना ये भी बटरफ्लाई है ब्रो, अगर 23-24 का क्लोजिंग है तो 24-25 का क्या है, अगर 23-24 का 50,000 से कम है तो 24-25 का ओपनिंग स्टॉक 50,000 से कम है, और ओपनिंग स्टॉक किधर शो करते हो, अब ट्रेडिंग के डेबिट साइड। लेकिन अगला साल, अगले साल के ट्रेडिंग के डेबिट साइड, और ट्रेडिंग का डेबिट साइड अगर 50,000 से कम है तो खर्चा कम है, खर्चा कम है तो प्रॉफिट कम। कैसे होगा प्रॉफिट, खर्चा कम हुआ ना, प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा हो गया। तो सही करने के लिए माइनस करो, ये हो गया ना इसका बटरफ्लाई इफेक्ट। समझे ना बात, यही गलती है बेटा इसमें। अभी ये जो मैंने तुम्हें दोबारा से बताया, इसी के रिगार्डिंग मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन करें, और आज हमारा ये एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखना। एग्जाम्पल 5 पे आना, 5 नहीं सॉरी 6 पे आना, 6 पे, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आना बेटा। सिक्स पेज नंबर
53। ये जो पेजेस कंटिन्यूड है ना, वो पार्टनरशिप के बाद के हैं, ठीक है। मेरा प्लान बुक छापने का ही था, लेकिन मैं ग्रोवर, लेकिन यार बुक छापने का खर्चा बहुत आ रहा है, खर्चा बहुत आ रहा है बुक छापने का ना। अभी कम है क्या? फिर बच्चे क्या बोलेंगे, सुखविंदर सिंह दे दो। अभी क्या कहते हैं, टीएस गरेवाल दे दो। ये मैं एज अ बुक छाप नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है, मैं 3 बुक मिक्स कर रखी है ना। एक दो क्वेश्चन होंगे मेरे मेरे को सारे क्वेश्चन खुद बनाने पड़ेंगे। छोटा सा टास्क है, टाइम नहीं है ना छोटा सा टास्क के लिए, बस ये दिक्कत है। चलिए एग्जाम्पल 6 देखिए बच्चों। एग्जाम्पल 6 में क्या है, प्रॉफिट ऑफ फॉर्म दे रखे हैं आपके पिछले 4 साल के। 2014 का 1,01,000 है, 15 का 1,24 है, 16 का 1 लाख है, 17 का 1.5 लाख है। आपको गुडविल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स दिया ना, 3 ईयर बोले तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स। वेट्स भी बता दी, वेट बता देना, व्हाट इज वेट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये नहीं बताया कौन सा किसको, तो हमेशा सबसे लीस्ट सबसे छोटा वेट शुरू करेंगे सबसे पहले वाले ईयर से, और करते करते रैंकिंग सिस्टम के अनुसार जो लेटेस्ट ईयर रहेगा ना, उसको सबसे ज्यादा वेट देंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले गुडविल निकालने का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक लाइन छोड़ देना फिर यहाँ पे, उसके नीचे लिखना। अब वेटेड एवरेज कैसे आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। बेटा मैं ना इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा फोकस फॉर्मूला लिखने लिखने पे करूंगा। अगर ये सवाल आपका 4 नंबर का है ना, आधा इसका है आधा इसका है, फॉर्मूले लिखने के हाफ हाफ मार्क्स मिलते हैं। बोर्ड की चेकिंग में जब जाता हूँ ना मैं, वो बताते हैं बेटा कि इवन वो ब्लूप्रिंट आता है ना हमारे पास आंसर की का, उसमें लिखा रहता है बच्चे ने ये लिखा आधा नंबर दो, बच्चे ने लिखा आधा नंबर दो, इस टाइप से स्टेप मार्किंग रहती है। इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना, कभी स्किप मत करना। ये मत सोचना, आलस मत करना कभी, अरे वाह याद तो है फॉर्मूला, क्या बार बार लिखना। प्रैक्टिस करोगे ना तो फ्रीक्वेंसी में आओगे लिखने के, ठीक है ना। आधा नंबर की बात है बस यहाँ पे लिखा ना ये। फिर यहाँ पे दोबारा से एक लाइन छोड़ देना, निकालेंगे ना अभी हम। अब उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं पहले। वर्किंग नोट इसमें बनेगा क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट है नीचे। वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ पाप, पहले पाप निकाल लेते हैं, उसके बाद ये प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। अब ये पाप निकालने का क्राइटेरिया कैसा रहेगा, देखो एक कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स का, टेबल बना देंगे आप पर्टिकुलर्स का कॉलम। फिर इसके बाजू में कॉलम रहेंगे ईयर्स के, कौन कौन से ईयर थे, 14, 15, 16, 17। कॉलम बना देते 2014, 2015, 2016, 2017, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इनके मेंशन कर दो क्या, नेट प्रॉफिट्स। बताओ 14 का प्रॉफिट कितना है, 1,01,000। 15 का
एक 24, 16 का 1,00,000, 17 का 1,50,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करनी है प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट। अब एक एक एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो इन्होंने देखो क्या बोला, अ मेजर रिपेयर वाज अंडरटेकन ऑन 1 सितंबर 16। देखो जब ऐसे डेट दी रहती है ना, ऑन 1 सितंबर 16, तो आपको सबसे पहले देखना है टारगेटेड ईयर कौन सा है जहां पे ये गड़बड़ रहेगी। कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं? 16 की। देखो जब ऐसे दिए ना ईयर 14, 15, 16, 17, यानी कि पता है कौन से ईयर की बात करें? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। इसका मतलब दे आर फॉलोइंग विच ईयर? कैलेंडर ईयर। अगर दिया रहता 14, 15 एक साथ, यानी कि देवर फॉलोइंग विच ईयर? फाइनेंशियल है। अप्रैल 14 में चालू, मार्च 15 में खत्म। अब यहाँ एक एक सिंगल सिंगल दे रखा है ना ईयर, तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। और ये ट्रांजेक्शन कब अगर हुई बेटा? 1 सितंबर 16, मतलब कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? समझा नहीं क्या तू? 2014 ईयर है ना भाई। अगर ये ऐसे लिखा रहता 2014 की जगह 2013-14 लिखा रहता, ये पता है क्या डिनोट करता? ये डिनोट करता कि 1 अप्रैल 13 में चालू हुआ और 31 मार्च 14 में खत्म हुआ। ये एक ईयर है। लेकिन यहाँ ऐसे तो नहीं लिखा, क्वेश्चन में भी ऐसे नहीं लिखा। क्वेश्चन में लिखा कैसे है? 2014। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है 1 जनवरी 14 में चालू हुआ, 31 दिसंबर 14 में ही खत्म हुआ। ऐसी वाला ईयर 1 जनवरी 16 में चालू हुआ, 31 दिसंबर 16 में खत्म। समझे ना बात? ये जहाँ ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे दिया हुआ ना, मतलब दे आर फॉलोइंग विच ईयर? कैलेंडर। अभी 1 सितंबर 16 है ना, मेरे को बताओ जनवरी 16 से दिसंबर 16 के बीच में तो लाई करेगा ना, आया ना? तो ये कौन से ईयर की बात कर रही है गड़बड़ में? ये 2016 की बात कर। तो आपके लिए जो ईयर है ना एडजस्ट करने के लिए, वो कौन सा हो गया? 2016। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, कौन से ईयर की बात करेंगे? 16। अब आते हैं वापस। क्या बोला? अ मेजर रिपेयर वाज अंडरटेकन ऑन सितंबर 16 फॉर 30,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। सोच रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? एयर रिपेयर का खर्चा हुआ, मेजर हुआ। मेजर मतलब छोटा नहीं, बड़ा। छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा होता तो चल जाता, बड़ा है बड़ा। और बड़ा खर्चा जो रिपेयर का है ना, बड़े खर्चे जो हैं रेवेन्यू के बस की बात नहीं होती। बड़े खर्चे कौन से रहते हैं? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल वाले रहते हैं। इन्होंने लेकिन इसको चार्ज कहाँ कर दिया? रेवेन्यू में। रेवेन्यू का मतलब समझ रहे हो ना, कि इन्होंने पीएनएल के किधर दिखाया? डेबिट साइड। अब आगे पढ़ते लाइन। वर चार्ज टू रेवेन्यू द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड। हमने तो रेवेन्यू में डाल दिया, लेकिन इन्हें क्या करना है? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब कि आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कराना, वहां से हटाओ इसे, निकालो इसे, और इसको कहां पे डालो? कैपिटलाइज करो। यानी कि इसे क्या मानो? एसेट मानो, बैलेंस शीट में दिखाओ। लेकिन हम क्या कर चुके हैं? रेवेन्यू में डाल चुके हैं। यानी कि प्रॉफिट हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। पहले उसको सही करो। मैंने कहा ना एक एक करके डील करना है। पहले इसको सही करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 2016 के प्रॉफिट में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एग्री ना सब लोग? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस। मेजर रिपेयर के नाम से प्रॉफिट में प्लस करेंगे। आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूं, यहाँ पे हमने क्या करा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से, सॉरी उल्टा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या ट्रीट कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब हम इसे क्या करेंगे? प्लस। कितना अमाउंट था? समझे ना? लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, एरर जब भी होंगे हमेशा इनका क्या रहेगा? बटरफ्लाई इफेक्ट। खत्म नहीं हुई अभी बात, आगे को लाइन पढ़ो। क्या बोला इन्होंने? द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन एंड सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन आल्सो। बेटा इस पे डेप लगाना है 10% पर एनम, ऊपर से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड
मतलब कौन सा मेथड? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। याद है रिटर्न डाउन वैल्यू? याद है, भूल गए? चल नाम देखना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर इसकी पहले साल वैल्यू 30 है ना, डेप लगाने के बाद अगले साल वैल्यू कम हो जाएगी। और बेटा आपको तो पता है ना, डेप हर साल लगता है। हमने 2016 में, समझना, मैं ईयर बना रहा हूँ, मेरा यहाँ से चालू हुआ 1 जनवरी 16, ईयर खत्म हुआ 31 दिसंबर 16, फिर 31 दिसंबर 16 से कहां तक चला ये? 31 दिसंबर 17 तक चला। यहाँ पे बात हो रही, यहाँ पे ये सितंबर 16 में यहाँ पे एक रिपेयर का खर्चा रहा, जो कि हमें क्या मानना चाहिए? एसेट। क्या मान लिया एसेट? आंसर इज यस, अभी करा, मान लिया एसेट। यार मान लिया अगर एसेट, तो इस पे अब क्या लगाओ? डेप लगाओ। कितना लगाओ? 10% पर एनम लगाओ। अब इस पे 10% लगाना है, पहले नहीं लगाया ना, अब लगाओ। आपको पता है पर एनम का रेट है, सितंबर में खरीदा, सितंबर से 31 दिसंबर गिनना जरा, 4 महीने। पहले साल 30,000, 10%, 4/12, 1,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,000 आ रहा है। तो बेटा पहले साल जो आपने डेप नहीं लगाया, आप डेप्रिसिएशन के नाम से लगा दोगे, कितना आएगा यहाँ पे? 1,000। ये वाला डेप समझ में आया? कार्तिक समझ में आया कैसे हुआ? बाकी सब लोगों को समझ में आया ना कैसे हुआ? टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई ये, इसलिए अभी समझ के चलना है, बाद में दिक्कत नहीं आए। समझे ना? धीरे धीरे करके क्या हुआ, पहले आपने गलती से नॉर्मल खर्चा माना, उस गलती को सही करा। क्या बोला? नॉर्मल खर्चा नहीं है ब्रो, ये हमारा क्या है ब्रो? एसेट है ब्रो। तो इसे हमने एसेट माना, एसेट मान लिया ना। अब अगर एसेट माना तो एसेट पे हर साल क्या लगता है? डेप। पहले नहीं लगाया, अब लगाओ ना। अब डेप लगाओगे तो पहले साल का डेप आया 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए आ गया ना, अब बात आती है अगले साल की, बात करो कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का। अब 30,000 था, 30 में थे, पहले साल 1,000 गया, कितना बचा? तो बेटा इस साल 29 पे लगाएं क्या? 29 पे 10% लगाएं क्या? और पूरे साल का लगाएं क्या? इसमें तो पूरे साल ही चला। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे 2,900। समझे ना बात ये? यहाँ 1,000, यहाँ 2900 कैसे कैसे आया? यहाँ 1,000 आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनके बाजू में। यहाँ पे 30 था, 30, 10% लगाया, और आपने 4 महीने का लगाया। और यहाँ पे ऐसे बाजू में लिख देता हूँ, यहाँ पे था 30 था, 30, 1,000 पहले लेस करा, ये क्या आ गई इसकी? WDV आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। फिर इसका 10% लगाया, और पूरे साल का लगाया इस बार, तो आया 29। ये लिख भी लेना अपनी सहूलियत के लिए, ताकि जब घर पे जाकर रिवाइज करो ना, याद रहे। ये तो भूल जाते हैं ना अपन लोग। ले रहे बात ये, पहला पॉइंट टिक हो गया, पहले पॉइंट को रिवीजन में मार्क करें इसके, जिसका फर्स्ट पॉइंट करा इसको रिवीजन में मार्क करें, वही सब लोग। कहाँ है? इसको दिसंबर ही कर लो बेटा, सही कर लो इसे, दिसंबर ही कर लो इसे, मार्च की जगह दिसंबर कर लो। इसका भी डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं। नहीं, 16 में ही करते। नहीं, हाँ सही कह रही, 17, 17 में करते, 17 में करते। 20 अप्रैल 16 से चालू हुआ, 31 मार्च 17 में खत्म। एक साल का लग, ये ना सच में जेन्युइनली गलती है, दिसंबर का ही सवाल है, मार्च का नहीं है ये।
हो गया बेटा? अगला पॉइंट करें? ये हो गया ना? इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है? समझ में आया ना पक्का? अगला पॉइंट देखो, ये भी गलती है। देखो क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2015, समझे ना? 2015 कौन सा ये वॉज ओवर वैल्यूड। बेटा आप सोचना ना, 2015 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो 2015 का ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट वो भी ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड को माइनस कर दो। 15 की बात हो रही है ना, कितना अमाउंट है? 12,000 माइनस कर दो। और बेटा अगर ये 15 का क्लोजिंग है तो 16 का क्या रहा होगा? ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक यानी कि ट्रेडिंग का डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट इस साल का कम है। सही करने के लिए प्लस कर, तो ये अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। लिख देना, ओपनिंग स्टॉक ओवर ओवर वैल्यूड। ये इधर का आ जाएगा 12,000 रुपए। समझे ना बात? ये ठीक है ना? इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट, अब ये देखो, वो वाला पॉइंट भी आ गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस ना। इन्होंने बोला टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड। अब देखो मैं इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ, बट इतना जानता हूँ, शुड, विल, वुड, ये सब चीज कहाँ पे यूज करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर के लिए। शुड बी मेड कि बनना चाहिए ना ब्रो। बनाया तुमने? नहीं बनाया, तो बना दो ना अब। मैनेजमेंट कॉस्ट पहले बनाया तुमने? नहीं बनाया, अब बनाओ, अब क्रिएट करो। बिकॉज ये फ्यूचर का खर्चा है, अभी का नहीं है, पास्ट का नहीं है। लेकिन आप तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस निकाल रहे हो ना। अब ये एनुअल है, इन्होंने किसी किसी स्पेसिफिक ईयर की बात नहीं करी, एनुअल है तो सारे ईयर पकड़े जाएंगे ना। तो आप यहाँ लिख देना, मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से, मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से 14 भी गया, एनुअल है ना, सब ईयर का जाएगा। कितना है? 24। 14 का भी 24 गया, 15 का 24 गया, 16 का 24 गया, 17 का 24 गया। शुड बी मेड बना दिया हमने, सब कर दिया ना, सब हो गया। अब हमें निकालना है इनका पाप, विच इज पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट। हर किसी का निकालना है बेटा, पाप निकालना है, पाप। तो पाप निकालो इनका। 1,01,000 का पाप करा, 24,000 का पुण्य करा, तो पाप कम हो गया इसका। कितने से कम हुआ भाई का पाप? 77 हो गया। 1,24 का पाप करा इसने भाई ने, 12,000 का पुण्य, 24,000 का पुण्य, इसका पाप हो गया 88। 1,00,000 का पाप करा, 30,000 का पाप, 12,000 का पाप, 24,000 का पुण्य और 1,000 का पुण्य, ये आ गया 1,17,000। इसका पाप तो बढ़ गया भाई पहले से, 1,00,000 से 17 हो गया। इसका 1,50,000 का पाप है, 2,900 का पुण्य, 24,000 का पुण्य। ये आ गया जी 1,23,100। आ गया सबका बेटा, पाप आ गया। अब हम निकालेंगे भारी पाप। भारी पाप निकालने के लिए सबको वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेट से। इसका वेट कितना रहेगा? 1। इसका कितना रहेगा? 2। इसका 3। इसका 4। अब इन सबको वेट से मल्टीप्लाई करो। इसका कितना रहेगा? 77। ये आएगा प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट। इसका कितना है? 77। इसका 170। इसका 351। इसका 492400।
बेटा सबका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया ब्रो, सबका प्रोडक्ट आ गया। और हमारा फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होगा। हमें क्या चाहिए, हमें सबके प्रोडक्ट का क्या चाहिए बेटा, टोटल। अब इन सबका टोटल निकाल लो। 77, 176, 351, 492,400, ये आ गया जी 10,96,400। और हमें सिर्फ प्रोडक्ट का टोटल नहीं चाहिए, हमें इनके वेट का भी टोटल चाहिए। यार 10 बाहर, यार 10,96,400 अपॉन 10 आया 109640। हमारा वेटेड एवरेज पाप यानी कि भारी पाप जो आ चुका है वो आ गया है 1,09,640। अब क्या करना है एंड में, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 328920। अरे एक, मेरे बच्चों कैसे होना है सवाल। हाँ जी, समझ में आई बात, कर लोगे, डाउट है अभी भी, तुम मना, हाँ कुछ पता। नंबर ऑफ ईयर परचेस। भाई पेपर तो है ये, देख अभी ना इस चैप्टर में जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था ना वो यही था भाई। तो ये मत करके जाओ, फिर सिंपल फॉर्मूला देख कर, फिर तो आसान है। ये मैंने इसलिए करा है बोर्ड में आता नहीं। तो डिवाइड बाय 4 का लॉजिक समझाना। अगर यहाँ वेट ना रहता, सुन, वेट नहीं रहता, तो बोलना जाकर वेटेड है तो वेट से मल्टीप्लाई करो ना। मैं कॉल करके बोलूँ क्या, मेरे को सबूत दे दो उस कॉपी में जहाँ कराया ना क्वेश्चन और सॉल्यूशन, तुमने लिखा तो होगा। लिखा तो होगा। मेरे को बस सबूत दे दो, फिर उसके बाद मेरी जिम्मेदारी सुधारने की, क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। क्यों, वहाँ अकाउंट्स का टीचर मैं था, इसलिए मेरी एक जिम्मेदारी है मेरी बात मानी भी जाए। अगर वहाँ गलत पढ़ाया जा रहा है बस मेरे को सबूत दो। मैं तुम्हारी बातों में अगर बोल दूं वो कहेगी नहीं सर मैं तो सही कराया, मेरे को सबूत चाहिए ना, कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए। अगर उसने वो क्वेश्चन लिखवाया ना और तुमने सॉल्यूशन वो कर रखा है टीचर के हिसाब से, तो वो प्रूफ आ गया मेरे पास, उसके बेसिस पे मैं बात करूँ। ठीक है ना। कोई, कौन सा बेटा। सही है। अच्छा बेटा, हो गया क्या। हाँ जी, लिख लिया सबने ये, कर लेंगे ये, कोई शक इसमें। अब देखो सबसे जो डिफिकल्ट टॉपिक था ना, मैं फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर में आज हमने सबसे डिफिकल्ट टॉपिक करा है। इसके इससे ज्यादा डिफिकल्ट और कुछ है ही नहीं। जैसे कह रहे हैं ना टीचर लोग, इसकी टीचर ने तो कराया नहीं, आता नहीं, हो क्या पता। पॉइंट ये है, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है, इसके अलावा सारे ना फॉर्मूले हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर कल टेस्ट है ना भाई, पहले फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर जा, कुछ मत छोड़िए उसको। अब सेकंड चैप्टर की बारी आएगी ना भाई, सेकंड चैप्टर में नॉर्मल क्वेश्चन करें, नॉर्मल करके, एडजस्टमेंट नहीं करें मत करें। सुपर प्रॉफिट मैं बता देता हूँ, सुपर प्रॉफिट बहुत आसान है। सुपर प्रॉफिट ये रहता है, जैसे आप अगर एक बिजनेस करते हो,
अब उस बिजनेस से आप मान लो साल का 10 लाख कमा रहे, ठीक है, और आपने उस बिजनेस में 50 लाख लगाए, 50 लाख लगाकर आप साल का कितना कमा रहे हो? ये आपका एक नॉर्मल अर्निंग है, मतलब एक एवरेज प्रॉफिट की अर्निंग है 10 लाख। लेकिन अगर वो 50 लाख अपने बिजनेस में ना लगाते, वो 50 लाख आप फिक्स डिपॉजिट कर देते, वो 50 लाख आप किसी दोस्त के साथ बिजनेस करके लगाते, वहां पे कितना कमाते? वो सुना है आपने इकोनॉमिक्स में शब्द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये काम करने के लिए हमने क्या चीज सेक्रीफाइस करी है, उससे कितना कमाते हम? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दैट क्लियर ना? तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना कमाते तुम? मान लो 10 लाख तुम अपने बिजनेस से कमा रहे हो, लेकिन वो 50 लाख लगाकर, अभी अकाउंट्स इसके बाद अकाउंट्स में लिया, यहाँ बैठ 2 मिनट 2 मिनट। 50 लाख 10 लाख तुमने कमाए ना, अगर वो 50 लाख रुपए तुम कहीं और लगाते, वहां का एक रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है, उस रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि नॉर्मल अर्निंग इतना तो कमा ही लेते ना 50 लाख लगाकर। मान लो वो होता तुम्हारा, लेट से फॉर एग्जांपल, वो होता तुम्हारा 16%। 50 लाख का 16% 8 लाख रुपए, तुमने कितना कमाया? 10 लाख। 16% के हिसाब से कितना कमाते हैं? 8 लाख। तो तुम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? तो ये 2 लाख तुम्हारा है सुपर प्रॉफिट, समझे ना आप? या इसको ऐसे भी ले सकते हो, अपने जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर कमा रहा है, नॉर्मल अर्निंग है उसकी, वो कितना कमा रहा है और तुम कितना कमा रहे हो, तुम जो उससे अगर ज्यादा कमा रहे हो ना, किसके दम पे कमा रहे हो? गुडविल के दम पे कमा रहे हो। तो जितना एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। समझा ना भाई? उसका फॉर्मूला देख कर जा, जो अभी तेरे को ऐसे बातों बातों में बताया ना मैंने, 10 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट, ये वाला एवरेज प्रॉफिट। और जो वो 8 लाख रुपए निकाला, कैसे निकाला? 50 लाख रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट, जिसे कैपिटल बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। ए बी सी पार्टनर है, उन्होंने इन्वेस्ट करा, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। मान लो 50 लाख है, वो 50 लाख का एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो दिया रहता है 16%, उसको मल्टीप्लाई कर, 8 लाख क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, उसे वो क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। फिर वही कर, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर, आ जाएगा। समझा ना? आसान है। अब सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक था वो यही था, इसके अलावा और कोई टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। बाकी चीजें करके चला जा, फॉर्मूला इसमें सारे दिए हुए, क्वेश्चन इसमें सारे दिए हुए, समझे? अब इसके अलावा अब आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा, सुनो। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होमवर्क है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, टेबल बनानी है, वेट उसको असाइन करना है, प्रोडक्ट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये सारा प्रोसेस नहीं है, ये एंड वाला प्रोसेस है, ठीक है? ये वाले में एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट आएगी, रुको। एग्जाम्पल नंबर 3 में एडजस्टमेंट है भाई, होमवर्क है आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क है, एडजस्टमेंट भी है इसमें। और इसमें एडजस्टमेंट ऐसे वाली है, जो ये वाली करी, मेजर रिपेयर वाली करी। इसमें इन्होंने क्या बोला, हमने एक मोपेड खरीदी, मोपेड समझते हो ना, बिक्की, पहले के जमाने में बिक्की आती थी, मोपेड। मोपेड खरीदी 40,000 की, इस 40,000 को हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाला, मतलब वही हुआ ना, नॉर्मल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, मोपेड क्या है? गाड़ी है, मतलब एक व्हीकल है, एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने उसे गलती से क्या माना? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या मान लिया? रेवेन्यू। कौन सी ईयर की बात हो रही है? 1 जनवरी 15 की बात हो रही है, देखना कौन सी ईयर में आ रहा है। तो जिस ईयर का आ रहा है उस ईयर के प्रॉफिट को क्या करोगे? फिर माइनस करेगा। अरे यहाँ क्या करा? प्लस करा। वहां पे भी क्या करेगा? प्लस करेगा ना भाई। अब आपने इसे एसेट मान लिया ना, एसेट पे हर साल क्या लगता है? इस पे डेप का रेट 25% है, पर एनम नहीं दिया, रेट के पीछे पर एनम नहीं दिया। जब पर एनम नहीं दिया, सिंपल रेट से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही टाइम टू लेने की जरूरत नहीं है। 40,000 है, 25% निकालो, 10,000 आएगा, 10,000 का डेप, उसमें से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। बस यही एडजस्टमेंट है इसमें, और कुछ नहीं। हो जाएगा ये वाला। एग्जाम्पल 2, इसकी एडजस्टमेंट भी छोटी मोटी है, आप खुद ही बता दोगे। एग्जाम्पल 2 में फर्स्ट ईयर में बोला 6,000 रुपए का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 2,000।
क्या करोगे अब नॉर्मल गेन को? माइनस 6,000 में माइनस करके चलना। फिर 14,000 का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4,000। एक्सक्लूडिंग है यार, यार इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का रेगुलर खर्चा है ना, इसे तो माइनस करना था ना, इन्होंने हटाया ही नहीं, एक्सक्लूड कर दिया। क्या करोगे? प्लस कैसे करेगा? हटाया ही नहीं, नॉर्मल खर्चा ही है, माइनस करके चलोगे। नेक्स्ट है भाई 4,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। क्या करोगे एबनॉर्मल लॉस? प्लस करेगा भाई, बस बाकी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल वन, सिंपल है बेटा, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल वन होमवर्क, बस चौथा मत करना, ये मैं कराऊंगा, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे। हाँ